हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन के। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट फाइनलाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग, जो कि है डेप्रिसिएशन की वर्किंग और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। बिल्कुल डिटेल में एक्सेल के अंदर कंप्यूटेशन के साथ में आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है किसी भी अकाउंट को फाइनल करते टाइम। चाहे आप किसी कंपनी के अकाउंट फाइनल कर रहे हैं तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है वो भी डिस्कस करेंगे। और इसकी जो निटिग्रिटीज होती हैं, टैक्सेशन का कंप्लायंस किस तरीके से होता है, डेफर्ड टैक्स आपका अगर निकलता है तो वो कैसे निकाला जाता है, साथ ही में डिटेल में जो रेट्स होते हैं डेप्रिसिएशन के उसको भी आज डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू चलते सीधे स्क्रीन पे, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइस आ चुके हैं स्क्रीन पर। चलिए सबसे पहले समझते हैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। देखिए दो मेथड्स होते हैं, एक कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन का मेथड, और एक इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन निकालने का मेथड हमको बताया हुआ है। नाउ आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसके लिए कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है। सिंपल सा एक कंसेप्ट है, कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना होता है और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको डेप्रिसिएशन शेड्यूल, डेप्रिसिएशन के जो रेट है और जो उसकी यूजफुल लाइफ है उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी होती है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाती है जब आप कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो करते हो। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जब आप ये डेप्रिसिएशन शेड्यूल बना रहे हो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, तब आपका डेफर्ड टैक्स भी जरूर निकल के आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कुछ और आपका निकल के आएगा और यहां पर जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कुछ और निकल के आता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की, यानी वो एंटिटीज जो कंपनी नहीं है, कंपनी के अलावा, उस केस में इनकम टैक्स का जो मेथड होता है वो हम फॉलो करके चलते हैं, सो दैट हमारा कोई डिफरेंस ना आए और डेफर्ड टैक्स की जरूरत ना पड़े। नाउ यहां पर भी काफी बार ऐसा देखा गया है कि इनकम टैक्स का जो मेथड होता है वो हमको एप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन निकाल के नहीं देता है, तो आपको नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ डेज के बेसिस पर आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो, और अगर वेरिएशन आता है तो यहां पर भी आपका डेफर्ड टैक्स निकल करके जरूर आ जाएगा। ये जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको भी एक्सेल के ऊपर, तब आपको ये चीज और डिटेल में समझ में आएगी। ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन जब आप निकाल रहे हो तो डेफर्ड टैक्स वाला जो कंसेप्ट है वो भी आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए डेप्रिसिएशन निकालना सीखते हैं, एक्सेल शीट पर चलते हैं, सीधे समझते हैं किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले समझेंगे कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए यानी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होगी, फिर समझेंगे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कैसे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की जाती है। चलिए गाइस, एक्सेल में ये सारी चीजें समझने से पहले अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस को बिल्कुल डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव मेथड में सीखना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स चेक कर सकते हो, प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस, जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और 31 अक्टूबर तक अगर आप एनरोल करते हो उस कोर्स के अंदर तो आपको टैक्स कॉम्बो वाले कोर्स के साथ में 2 कोर्स बिल्कुल ही फ्री मिलने वाले हैं। कौन कौन से? बैलेंस शीट एंड पीएनएल फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, और ये इसकी प्राइस 700 है, ये आपको फ्री कोर्स मिलेगा। और दूसरा है लर्न एक्सेल वाला, एक एक्सेल वाला कोर्स हमारा 999 का है, एक्सेल फॉर अकाउंटेंट वाला कोर्स, वो भी आपको बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है। एक्सेल वाला कोर्स का ये रहा, लर्न एक्सेल प्रैक्टिकली, इसकी भी फीस 999 है, ये भी आपको फ्री मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? आपको बाय करना है जीएसटी, आईटीआर, टीडीएस वाला कोर्स, जिसकी फीस है 3500। 31 अक्टूबर तक आपको ये बाय करना है। दिवाली ऑफर चल रहा है सर, जल्दी से बाय कर लीजिए। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो इस कोर्स में हमने क्या क्या कवर किया है सर, तीनों चीजों का प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बिल्कुल ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हमने कवर किया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप इसकी डिटेल्स जरूर चेक कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में तो। चलिए सर, एक्सेल शीट हमारी आ चुकी है, समझते हैं कैसे आपको इस एक्सेल को यूज करना है और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है। वैसे फुल्ली ऑटोमेटेड है, सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। इंस्ट्रक्शन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इंस्ट्रक्ट करता हुआ चल रहा हूं। देखिए ये हमारा पूरा डेप्रिसिएशन का चार्ट है जो कि हमने यहां पर प्रिपेयर किया हुआ है। ये देखिए ये डेप्रिसिएशन का यहाँ पर हमारा पूरा चार्ट है। इसको जरा ध्यान से देखिए, जो ग्रीन सेल्स हैं आपको बस वहीं पर डेटा डालना है, उसके अलावा कहीं पर भी आपको डेटा एंटर करने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझा देता हूँ। ये कैलकुलेशन जो है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हुई है, जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका निकाला जाएगा। 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले है आपका असेट का WDV मेथड, जो है WDV मेथड के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर अपनी असेट का नेम लिखना है, जो भी असेट का नाम है वो लिखिए। मशीन है, अदर मशीन, कंप्रेशर मशीन है, वेल्डिंग मशीन, टूल, शू क्लीनिंग मशीन, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है, तो जो भी आपका असेट का नेम है वो असेट आप यहां पर मेंशन कीजिए। उसके बाद उस असेट को
क्लासिफाई कीजिए, आपको क्लासिफाई करना पड़ता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने यहां पर दिए हुए हैं, ये कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग है, पार्ट सी ऑफ शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग जो है यहां पर आपको ये डेप्रिसिएशन का यूजफुल लाइफ दी हुई है। और यहां पे आपको वो भी दिए जाते हैं हेड कौन सी है, तो कौन से हेड में आप क्लासिफाई करोगे वो आपको यहां से चेक करना है। जैसे हमारी जितनी भी मशीनरी है वो प्लांट एंड मशीनरी वाले हेड के अंदर चली जाएगी। उसके बाद हमारा जितना भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग है इलेक्ट्रिक फिटिंग वाले में जाएगा। और हमारी जो चेयर्स हैं, सोफा सेट है और जो फर्नीचर के आइटम्स हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर में हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। जो हमारी कार है वो मोटर व्हीकल में जाएगी। उसके बाद हमारी एक थंडरबर्ड बाइक है जो कि बिजनेस के लिए यूज होती है, वो मोटर व्हीकल में जाएगी। वाटर कूलर, ऑफिस इक्विपमेंट, प्रोजेक्टर है वो आपके ऑफिस इक्विपमेंट्स में जाएगा। प्रिंटर जो है वो कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स में जाएगा, कंप्यूटर, लैपटॉप। और ईआरपी सॉफ्टवेयर आपका सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर क्लासीफाई किया जाएगा। क्लासीफाई हमने कहां से किया, इसके अंदर। यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन से हेड के अंदर आपका फॉल कर रही है वो वाली जो स्पेसिफिक आपकी एसेट है वो। तो हमने यहां पे क्लासीफाई कर दिया। क्लासिफिकेशन के बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज, एग्जिस्टिंग असेट्स जो है उसकी डेट ऑफ परचेज आपको यहां पर डालनी है, कब आपने वो एसेट परचेज की है। तो मैंने तो यहां पर वैसे एग्जांपल के लिए 1 अप्रैल डाला है, बट जो भी एक्चुअल डेट ऑफ परचेज है उस असेट की वो आपको यहां पर मेंशन करनी है, किस डेट को आपने परचेज की। सर ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, आपको इनवॉइस चेक करने पड़ेंगे। जो आपकी असेट्स है ना, इन असेट्स के इनवॉइस चेक कीजिए, इनवॉइस की जो डेट है वो डेट आप यहां पर ले सकते हैं डेट ऑफ परचेज के अंदर। ओके सर, नेक्स्ट आता है ओरिजिनल कॉस्ट क्या है असेट की। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर आपको असेट की कॉस्ट डालनी होती है ना। असेट की कॉस्ट किस तरीके से निकाली जाती है, यहां पर आपको फॉलो करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर अगर इंड एस आपके ऊपर लगते हैं तो इंड एस फॉलो करने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ असेट निकालनी पड़ेगी। काफी बार ऐसा होता है जीएसटी को भी कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट मान लिया जाता है जब आपको उसका इनपुट नहीं मिलता है। तो ये सारी टेक्निकलिटीज आपको जरूर पता होनी चाहिए, खाली इनवॉइस देख करके। वैसे तो आपको इनवॉइस पे मिल जाएगा, इनवॉइस पे आपको कॉस्टिंग मिल जाती है किसी भी असेट की, बट आपको पता होने चाहिए कंसेप्ट, टेक्निकल जो कंसेप्ट होते हैं वो भी पता होनी चाहिए कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट जो है वो क्या आपको लेनी है। कॉस्ट ऑफ असेट यहां पर आप निकाल लेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ असेट में आपको जो करंट ईयर आपने असेट्स खरीदी है उसकी नहीं डालनी है। जो पिछले साल से जो असेट चलती हुई आ रही है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आप यहां पर मेंशन करेंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, गलत कैलकुलेट कर लोगे, गलत कैलकुलेशन हो जाएगी अगर कोई भी पॉइंट स्किप करोगे। ओरिजिनल कॉस्ट आपको डालनी होती है। जैसे कि देखिए हम काम कर रहे हैं 21-22 के लिए, तो 21-22 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 22 को खत्म हो जाता है। तो हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 ले रखी है सारी असेट की डेट ऑफ परचेज। तो उस केस में हमने ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर आप देखोगे मैंने 0 डाला हुआ है। सर 0 क्यों डाला हुआ है, अगर मैंने कोई मशीन खरीदी है तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो होगी। तो यहां पर आपको डालना है ओरिजिनल कॉस्ट जो आपने प्रीवियस ईयर में खरीदी है, यानी पिछले साल में जो खरीदी है, यानी 1 अप्रैल 2021 से पहले जो असेट आपने खरीदी है, यानी जो लास्ट ईयर तक आपके पास असेट थी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आपको यहां पर डालनी है। क्यों डालनी है सर, आगे कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है, मैं अभी आपको फॉर्मूले का भी लॉजिक बताऊंगा कैसे फॉर्मूले लगे हैं। फॉर्मूले आपको लगाने नहीं, आपका तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि यहां पर क्या डेटा आपको डालना है। तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि यहां गलती बहुत करते हैं, मेरा स्टाफ भी गलती करता है। ओरिजिनल कॉस्ट में करंट ईयर में, ये देखो जो एडिशन हुआ है, 1 लाख की मैंने एसेट खरीदी है, लेकिन मैंने उसको ओरिजिनल कॉस्ट में नहीं डाला करंट ईयर में। लेकिन जब मैं अगले साल का बनाऊंगा तो अगले साल में मैं यहां पर डेट ऑफ परचेज तो मेरी सेम ही रहेगी अगले साल भी, वहां पर मैं ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपए की डाल दूंगा और एडिशन में मेरा 0 आएगा वहां पर। ठीक है, कंसेप्ट समझ रहे हो, यानी जो करंट ईयर का एडिशन है उसकी कॉस्ट आप ओरिजिनल कॉस्ट में नहीं डालोगे, प्रीवियस ईयर से जो एसेट चलती हुई आ रही है उसकी वैल्यू आप ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर जरूर डालिए। नेक्स्ट आता है WDV एज ऑन 31/3/2021। अब अगर मेरी ये असेट पिछले साल से चलती हुई आ रही है तो उस केस में मेरे पास इनका क्लोजिंग बैलेंस भी होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस भी होना चाहिए। तो WDV लास्ट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मुझको यहां पर लिखना है कि 31/3/2021 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहां पर कितना है, वो बैलेंस मुझे यहां पर डालना है। कितना मेरा क्लोजिंग बैलेंस है उस असेट का, लास्ट ईयर का क्लोजिंग
करंट ईयर का क्लोजिंग नहीं, लास्ट ईयर की क्लोजिंग की बात की जाए। अभी हम 21-22 के लिए बात कर रहे हैं ना, 21-22 की अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो वो 31/3/22 को होती है, लेकिन करंट ईयर की क्लोजिंग डेट नहीं, लास्ट ईयर की क्लोजिंग। सर ये मिलेगी कहां से? अरे बहुत सिंपल है, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन शेड्यूल आप देखो ना, लास्ट ईयर का फिक्स एसेट का शेड्यूल देखो, वहां से आपको मिल जाएगी इसकी WDV। तो सर आपने जीरो क्यों डाली हुई है? क्योंकि सर मेरी सारी एसेट्स परचेज हुई है 1 अप्रैल 2021 को, तो 31/3/2021 को तो मेरे पास ये एसेट्स थी ही नहीं, इसीलिए यहां पर जीरो डाला हुआ है। अगर आपके केस में 31/3/2021 को आपके पास असेट्स हैं तो आपको असेट्स की वैल्यू अपने डेप्रिसिएशन शेड्यूल और फिक्स एसेट शेड्यूल से वैसे आपको मिलेगा ये, वहां से आपको ये फिगर्स यहां पर सारी की सारी डालनी है। गलती नहीं करनी है, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां पर अगर कुछ भी गलती कर दोगे पूरी कैलकुलेशन आगे गलत हो जाएगी। आपको ओनली ग्रीन वाले सेल्स में डेटा डालना है। नेक्स्ट है एडिशन या डिस्पोजल कुछ हुआ है तो वो आपको यहां पर डालना है। तो करंट ईयर में देखिए ये जितनी भी मेरी एसेट्स हैं, मैंने जो एग्जांपल लिया ये करंट ईयर में परचेज हुई हैं, तो मैंने एडिशन के अंदर डाला है 1 लाख की हमने यहां पर ये मशीन खरीदी, अदर मशीनरी की जो जो वैल्यू है सारी हमने करंट ईयर में खरीदी है, तो एडिशन के अंदर हमने सारी चीजें डाल दी। सारी चीजें यहां पर हमने एडिशन के अंदर मेंशन कर दिया कि इतनी इतनी एसेट हमारी ऐड हुई है। क्योंकि ये करंट ईयर में ऐड हुई है इसीलिए हमने यहां ओरिजिनल कॉस्ट में कुछ नहीं डाला। नेक्स्ट ईयर जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो डेट सेम रहेगी और ओरिजिनल कॉस्ट में हम 1 लाख रुपए डाल देंगे। ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट ही है जो एडिशन हुआ है इस साल। अगर कोई डिस्पोज ऑफ होती है यानी कोई एसेट सेल होती है तो वो यहां पर आपको माइनस में डालनी है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको जरूर बना करके चलने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एज पर शेड्यूल नंबर 2। तो ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है यहां पर आपको यूजफुल लाइफ ऑफ असेट दी जाती है। यूजफुल लाइफ ऑफ, देखिए जब आप कंपनीज एक्ट में थोड़ा सा ना मेथड अलग है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, इनकम टैक्स के अंदर थोड़ा सा अलग है। कंपनीज एक्ट के अंदर आपको यूजफुल लाइफ ऑफ असेट दी जाती है, तो एक असेट आपको उस यूजफुल लाइफ के अंदर डेप्रिशिएट करनी होती है WDV मेथड को फॉलो करके। सिंपल सा कंसेप्ट तो इतना सा है कि जितने भी असेट है, 1 लाख रुपए की आपकी असेट है, हमारी असेट ये 1 लाख रुपए की है, तो यहाँ पर फर्नीचर इसमें आप प्लांट एंड मशीनरी का देखेंगे तो आपको 8 ईयर मिल जाएगा। जो कंटिन्यूस प्रोसेस प्लांट एंड मशीनरी का जो जनरल यहाँ पर ईयर्स होता है, ड्यूरेशन होती है, ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ हाईलाइट करके, ये जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2 के अंदर 8 ईयर्स यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये रेट को इग्नोर कर दो, रेट तो काफी बार कंफ्यूजन, अभी मैं रेट भी समझाऊंगा, रेट तो निकालना होता है। कंपनीज एक्ट के अंदर थोड़ा सा टिपिकल होती है ये चीज, ध्यान से समझिएगा। 8 ईयर ध्यान रखो, यानी ये जो 1 लाख रुपए की मशीन है मुझको इसको 8 ईयर में डेप्रिशिएट करना है, वो भी WDV मेथड से इसको डेप्रिशिएट करना है। तो डेप्रिशिएशन में आप देखोगे यहां हमने 8% लिया हुआ है। जितनी भी हमारी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर फॉल हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी का हमने 8 ईयर्स यहां पर यूजफुल लाइफ डाल दी है। इसी तरीके से आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, तो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग 10 ईयर में आपको डेप्रिशिएट करनी है। ये भी कहां से मिला हमको? इस रेट शेड्यूल से। यहां पर मिल जाएगा आपको जो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन हमने दिया हुआ है, यहां पे आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग। आप सर्च करोगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा 10 ईयर में, सॉरी ये 10 ईयर में आपका डेप्रिशिएट होगा। तो ये हमने 10 ईयर डाला हुआ है। इसी तरीके से 3 साल में हमारा डेप्रिशिएट होता है। कंप्यूटर वगैरह जो होते हैं वो 3 साल में डेप्रिशिएट किए जाते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कंप्यूटर का जो अंदर जो हमने डाला 3 साल डाला, और सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर का हमने यहाँ पर वैसे कितना डाला हुआ है? 1 साल डाला हुआ है। सॉफ्टवेयर का वैसे 1 साल नहीं होता है, यहाँ पे आप देखोगे सॉफ्टवेयर का आपको रेट मिल जाएगा। तो सॉफ्टवेयर का जो लाइफ मानी जाती है कंपनीज एक्ट के अंदर वो 3 ईयर्स की मानी जाती है, बट मैंने यहाँ पर इंटेंशनली 1 ईयर लिया है, 1 साल लिया है, क्योंकि मुझको आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना है। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर 3 साल ही लेना है। आप चेक कर लीजिए यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर जाके कि आपकी असेट क्लास जो है उसके ऊपर कितनी यूजफुल लाइफ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डालना है। 1 ईयर मैंने इंटेंशनली लिया, मुझे आपको एक कंसेप्ट क्लियर कराना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 ईयर लिया हुआ है। परफेक्ट। तो इस तरीके से हमारा यहां पर हमने एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ डाल दिया असेट की। उसके बाद में आपको कुछ नहीं डालना, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन अपने आप होगी। बैलेंस डेज आप यहां पे निकल जाएंगे आपके, उसके बाद डे यूज्ड इन ईयर, उस ईयर में कितने ईयर आपने यूज किए वो निकल के आ जाएगा आपका यहां पर। और साथ ही में तो यहां पे मैं एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से पूरी कैलकुलेशन होती है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग यहां पे कैलकुलेट करना होता है। 8 ईयर अगर हमको दिया है तो 8 ईयर को सबसे पहले हम डेज में कन्वर्ट करेंगे, टोटल कितने डेज हुए, उसमें से करंट ईयर हमने कितने डेज यूज किए और टोटल डेज कितने हैं जो हमारी असेट जितने डेज चलेगी, उस बेसिस पर हमारा निकल के आता है कि हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर निकल के आया 31.23। तो यही फर्स्ट ईयर का रेट आपको मिल जाता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आप देखोगे 8 ईयर की जिस असेट की भी लाइफ होगी 8 ईयर की है, वहां पे 31.23, इसको देखिए 31.23। तो ये जो रेट है ये फर्स्ट ईयर है,
लेकिन क्या सर हर साल यही रेट रहेगा? आंसर इज नो। हर साल आपका रेट जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, हर साल रेट आपका इंक्रीज होता रहेगा, और WDV जो है रिटर्न डाउन वैल्यू, जो वैल्यू है एसेट की, वो डिक्रीज होती रहती है और रेट उसका इंक्रीज होता रहता है। इस तरीके से आपका यहां पर WDV के अंदर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की जाती है। आपको यहां कुछ नहीं करना है, बस जस्ट आपको यहां पर अपनी ईयर्स करेक्टली डालने, जो ग्रीन वाला डेटा है ये आपका करेक्ट होना चाहिए, इसको करेक्टली डालिएगा। उसके बाद आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपने आप निकल के आ जाएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी अपने आप निकल करके आ जाएगा। नाउ ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका हर साल चेंज होगा। रीजन बीइंग आपकी WDV हर साल चेंज होगी। WDV अगर कम होगी तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, और जो लास्ट ईयर होगा, लास्ट ईयर के अंदर आपकी जो इसके अंदर एक एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी की हुई है, मैं आपको डिस्क्लोजर दे देता हूं कि यहां पर 5% स्क्रैप वैल्यू की एडजस्टमेंट हमने इस फॉर्मूले के अंदर बाय डिफॉल्ट की हुई है। 5% स्क्रैप वैल्यू आप मान सकते हो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, जो एक असेट की रेजिडुअल वैल्यू होती है वो 5% आप मान सकते हो, तो उसका एडजस्टमेंट भी आपको यहां पर मिल जाएगा। उसी को समझाने के लिए मैंने लास्ट ईयर में जो है 1 साल लिया है। इसका मतलब वो असेट जो आपकी 365 डेज, जो आपकी पूरे डेज जो है वो यूज नहीं हुई है, जो असेट आपकी मतलब खत्म हो गई, जिसकी खाली रेजिडुअल वैल्यू बची है, उसको आपको राइट ऑफ भी तो करना है अपनी बुक्स के अंदर। वही एग्जांपल समझाने के लिए यहां पर मैंने 1 साल लिया है। इसको देखिए, अगर ये मशीनरी पूरी 1 साल चली है, मुझे एक बात बताइए, अगर एक यूजफुल ईयर उस मशीन की लाइफ है, ये सॉफ्टवेयर है, हमने माना सॉफ्टवेयर की लाइफ 1 साल है, तो 1 साल, पहली बात तो 1 साल, अगर 1 साल से कम है तो वो असेट के अंदर क्लासीफाई नहीं होगी, तो हमारा एग्जाम्पल ही थोड़ा सा गलत हो जाएगा। बट फिर भी मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं। तो अगर 1 साल में वो असेट डेप्रिशिएट हो रही है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी असेट 50,000 की जो असेट है ये डेप्रिशिएट हो जानी चाहिए, पूरी की पूरी डेप्रिशिएट हो जानी चाहिए। लेकिन आप लास्ट में जाकर के देखोगे डेप्रिशिएशन हमारा पूरा नहीं आ रहा है, डेप्रिशिएशन आ रहा है 47,370 का जो है हमारा यहां पर डेप्रिशिएशन आ रहा है। 47,370 का डेप्रिशिएशन यहां पर क्यों आ रहा है हमारा? और यहां पर रेट ऑफ डेप्रिशिएशन आप ध्यान से देखो, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन मेन है 95% आ रहा है। जब मशीनरी की लाइफ 1 साल है, 1 साल हमने उसको यूज कर लिया है, और उसके बाद भी 95% डेप्रिशिएशन क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था 5% स्क्रैप वैल्यू बचती है, 5% स्क्रैप वैल्यू बचेगी, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, उसको असेट नहीं मानोगे, उसको पीएनएल में ट्रांसफर करना है, क्योंकि वो रेजिडुअल वैल्यू है असेट की, ठीक है? तो उसको पीएनएल में आप ट्रांसफर करोगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब ये एसेट राइट ऑफ होगी हमारी, तो उस केस में जो बैलेंस बचेगा, इसका अब क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, इसका जितना भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाएगा? पीएनएल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और एक्चुअल में जो अगर आपने सेल कर दिए तो उससे आपको प्रॉफिट है, लॉस हुआ, जो भी आपको होता है वो आप बुक कर दोगे अपने पीएनएल के अंदर। लेकिन इस असेट को आप फिर नेक्स्ट ईयर अब कैरी फॉरवर्ड, इसका जो क्लोजिंग WDV है वो अब निल हो जाएगा, जो बैलेंस बचेगा वो आपके एडजस्टमेंट में चला जाएगा, पीएनएल के अंदर उसको क्लासिफाई किया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया। जैसे कि यहां पे मैं अगर यूजफुल लाइफ 0.5 कर देता हूं, तो 0.5 करते ही मतलब इस 183 डेज खाली ये यूज हुई है, 183 डेज यूज होकर के ये खत्म हो चुकी है। तो उस सिचुएशन में 95% डेप्रिसिएशन पूरा, और 47,500 हमारा आ गया, और बैलेंस जो 2500 रुपये बचा, 5% बचा ना, 50,000 का 5%, और 5% वो रेजिडुअल वैल्यू बची है जो कि आपको पीएनएल के अंदर बुक करनी पड़ेगी, ठीक है? डेप्रिसिएशन भी वैसे पीएनएल में जाएगा, बट उसको आपको सेपरेटली ट्रीटमेंट करना पड़ेगा पीएनएल के अंदर जाकर के। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यानी वो असेट, सिंपली बोलूं, आसान भाषा में समझाऊं, जो असेट अपनी आखिरी सांसें भर रही हो, मतलब जो अपने लास्ट ईयर में हो, उस केस में ध्यान रखिएगा आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालना है, जो बैलेंस बचता है उसको पीएनएल में जाकर के एडजस्ट करना है। ध्यान रखिएगा, ये आपको यहां से पता चल जाएगा, देख लीजिएगा, अपने डेटा आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप देखिए असेट जो कि आपकी पूरे साल यूज नहीं हुई है, तो ये 183 डेज यूज हुई है, तो 183 डेज दो ही सिचुएशन में यूज हो सकती है। या तो ये आपने नई असेट खरीदी है, नई असेट खरीदी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। या तो आपने वो असेट बेच दी है, या वो डिस्पोज ऑफ हो गई है, या फिर उस असेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो गई है। अगर यूजफुल लाइफ उस असेट की यहां पर खत्म हो चुकी है, तो उस सिचुएशन में वो क्लोजिंग बैलेंस तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि यूजफुल लाइफ खत्म हो चुकी है। तो अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो बैलेंस पीएनएल में जाकर के आपको एडजस्ट करवाना पड़ेगा, इंस्टेड कि आप उसका क्लोजिंग बैलेंस खड़ा करो, क्योंकि 5% जो हमने फॉर्मूले में लिया हुआ है वो हमारा रेजिडुअल वैल्यू 5% हमने यहां पर एडजस्ट करवाई हुई है। तो ध्यान रखिएगा जी। तो इसीलिए लास्ट वाले केस में जो हमारा 2500 आएगा वो पीएनएल में जाएगा, बाकी ऊपर के केसेस में हमारा क्या आएगा? क्लोजिंग WDV निकल के आएगा 31/3/2022 को।
इस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, वैसे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बट फिर भी मैंने आपको इसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो जितना आपका टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है इसका टोटल आपका नीचे आ जाएगा 268068, ये आपका पीएनएल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा एज अ डेप्रिसिएशन, और साथ ही में आपके असेट में से ये रिड्यूस भी हो जाता है और आपका नेट ब्लॉक की जो वैल्यू है, नेट असेट्स की जो वैल्यू है वो भी आपकी निकल के आ जाएगी। उसके साथ साथ फिक्स असेट का जो शेड्यूल है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हमने फॉर्मूले यहाँ पर ऑलरेडी लगाए हुए हैं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जितना एडिशन है वो हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये जो डिडक्शन, ये एडजस्टमेंट हुई है हमारी 2500 की, जो मैं आपको एडजस्टमेंट बता रहा था, ये एडजस्टमेंट हमारी वही वाली जो रेजिडुअल वैल्यू बची है सॉफ्टवेयर की, वो 2500 वो एडजस्ट हो गया और 47,500 का डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो गया। तो ये वाली जो सॉफ्टवेयर है हमारा ये पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है, तो इसकी कोई भी क्लोजिंग WDV नहीं बचेगी। बाकी जितनी असेट्स हैं उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होकर के और हमारी उसका नेट ब्लॉक यहाँ पे निकल के आ जाएगा। नेट ब्लॉक को हम रिपोर्ट कर देंगे कहाँ, अपनी बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, सिंपल था, ज़्यादा कोई यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। फिक्स असेट एंड शेड्यूल के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कुछ डालनी नहीं है। अगर कोई रो आप ऐड करना चाहते हो तो इस कैलकुलेटर के अंदर ऐड भी कर सकते हो, और ये आपके नोट्स की तरह ही होते हैं, तो इसको एज अ नोट्स भी आप जो है अपना नोट्स का पार्ट भी बना सकते हो जब आप बैलेंस शीट और पीएनएल प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। अब चलते हैं, ये तो आप समझ गए कि जब किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तब कैसे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करोगे। सर अब बताइए दूसरा पॉइंट, जब हम एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए काम कर रहे हैं। देखो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए जब आप काम कर रहे हो वहां पर भी आप कंपनीज एक्ट वाला शेड्यूल यूज कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप यूज कर सकते हो, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर जो यूजफुल लाइफ बताई गई है वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट हमको लाइफ बताई गई है, और उसके अकॉर्डिंग WDV मेथड अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो WDV के अकॉर्डिंग आप उसके अकॉर्डिंग जरूर कर सकते हो। लेकिन अब आपको एक प्रैक्टिकल चैलेंज बताता हूं, प्रैक्टिकली कैसे काम होता है मैं वो भी बता देता हूं, क्योंकि थ्योरी का ज्ञान पहले तो मैं आया नहीं हूं। ठीक है, देखो प्रैक्टिकल होता है क्या, एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज जो होती हैं, यानी एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो इसी तरीके से इस केस में होगा क्या, अगर आप कंपनीज एक्ट वाली रेट ले लोगे, कंपनीज एक्ट वाली यूजफुल लाइफ ले लोगे और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर दोगे तो वो तो ठीक है, आपने अपनी बुक्स तो बिल्कुल अच्छे से मेंटेन कर ली। लेकिन दूसरी तरफ ध्यान करो, इनकम टैक्स हमको एक मेथड बताता है, इनकम टैक्स हमको रेट्स बताता है। इनकम टैक्स ने जो रेट्स बताए, तो जब इनकम टैक्स में टैक्स की कैलकुलेशन करोगे तो वहां पर कुछ और आएगी, बुक्स के अंदर कुछ और आएगी, डेफर्ड टैक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन अगर दोनों जगह आपका डिफर करता है तो आपका डेफर्ड टैक्स जो है वो निकल सकता है, तो डेफर्ड टैक्स की आपको अलग से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना। उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, प्रैक्टिकली जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं वहां पर हम वही मेथड यूज करते हैं जो हमको इनकम टैक्स के अंदर बताया। इनकम टैक्स बताता है ऐसे 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 चलो, तो हम उसी तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी बुक्स के अंदर, जिससे होता क्या है, ध्यान से सुनो, आपका इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन भी सेम रहता है, आपकी बुक्स का डेप्रिसिएशन भी सेम रहता है, ना ही तो कोई डेफर्ड टैक्स आपका निकल के आता है यहां पे आपकी बुक्स के अंदर, और ना ही इनकम टैक्स के अंदर आपका कोई डिसअलाउंस होता है, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर जो बुक्स का डेप्रिसिएशन है वो डिसअलाउ कर दिया जाता है और जो आपके इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग निकाला जाता है उसको अलाउ कर दिया जाता है। तो आपने जब बुक्स के अंदर अपना डेप्रिसिएशन डाला ही इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों हाथ में आपके लड्डू होते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकली नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में यही प्रैक्टिस फॉलो की जाती है मेजॉरिटी केसेस के अंदर। ठीक है, आप वो वाला भी कर सकते हो, कंपनीज एक्ट वाला भी, बट वो मैंडेट, कंपनीज एक्ट वाला मैंडेटरी ओनली कंपनीज के लिए होता है, बाकी सबके लिए वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं कि जब आप नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए यहां पर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करने के लिए जाओगे तो वो किस तरीके से आप करोगे, यानी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज एक किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए अगर आपको करना है तो इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स बहुत सिंपली काम करता है, यहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। रेट्स मैंने दिए हुए हैं, वैसे मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, बाकी आप नेट पे डालोगे तो आपको रेट्स यहां पर मिल जाएंगे। यहां पर हमको रेट दे, देखिए इनकम टैक्स हमको रेट बताता है, WDV मेथड के अकॉर्डिंग ये हमको रेट बताता है कि इस रेट के अकॉर्डिंग आप डेप्रिशिएट कर लो अपनी एसेट। ठीक है, कंपनीज एक्ट हमको रेट नहीं बताता, कंपनीज एक्ट हमको रेजिडुअल मतलब वो बताता है यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट कितनी है, तो दोनों का मेथड जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। और यहां पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना इनकम टैक्स के अंदर मैंडेटरी होता है, आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना ही करना पड़ेगा, और भी कुछ काफी सारी कंडीशंस होती हैं, आपको काफी सिचुएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी दे दिया जाता है, और भी काफी सारे कंप्लायंसेस होते हैं। तो हर सिचुएशन में इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग सारा का सारा बुक मत कर लेना, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल गया तो वो बुक कर लोगे तो वो भी दिक्कत है आपके लिए। इसीलिए ध्यान से
मोस्टली केसेस में हो जाता है अप्लाई, कोई दिक्कत ऐसा नहीं आती है नॉर्मल केसेस में। तो कैसे आप करोगे कैलकुलेट, उसके लिए भी यहाँ पे हमने एक बनाई हुई है अपनी एक्सेल शीट। ये शेड्यूल आपको दिख जाएगा, शेड्यूल ऑफ फिक्स असेट्स। यहाँ पर हमने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो बात होती है इनकम टैक्स ना ब्लॉक्स में बात करता है। प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक बना दिया, कंप्यूटर का ब्लॉक बना दिया, एयर कंडीशनर का ब्लॉक बना दिया। तो ब्लॉक में आपको WDV लेनी है, ओपनिंग WDV 1/4/2021 का हम काम कर रहे हैं ना, तो ये 21 की आपकी WDV आएगी यहाँ पर। जब हम 21-22 के लिए काम कर रहे हैं तो ये ओपनिंग WDV आपकी यहाँ पर आ गई। ओपनिंग WDV सर कहाँ से आएगी? सर लास्ट ईयर की कैलकुलेशन देखो ना, लास्ट ईयर की ये वाली कैलकुलेशन देखना, अगर आप इसके अकॉर्डिंग आपने काम किया है तो ये ओपनिंग WDV आ गई। उसके बाद एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, यानी कितना ऐड हुआ है, असेट कितनी आपने उसके अंदर उस ब्लॉक के अंदर ऐड की है, तो वो आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर दो तरीके से क्लासिफिकेशन करना होता है। एक होता है पुट टू यूज मोर देन 180 डेज। सर अब ये 180 डेज का क्या कंसेप्ट है, इसके लिए आपको सेक्शन 32 समझना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट का। सेक्शन 32 बोलता है कि कोई एसेट अगर आप 180 डेज से ज्यादा यूज करते हो तो पूरा डेप्रिसिएशन ले लो, अगर 180 डेज से कम यूज करते हो तो 50% डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। सर अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, एक एक दिन का हिसाब रखा जाता है। इसीलिए मैंने बताया आपको कंपनीज एक्ट का जो मेथड है वो ज्यादा एक्यूरेट है। वहां पे जो वैल्यू आपकी आती है, जो फिगर आती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट आती है। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर जो डेप्रिसिएशन निकलता है वो एक्यूरेट नहीं निकलता है, क्योंकि अगर इनकम टैक्स वाले उसको एक्यूरेट करने जाएंगे तो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हो जाएगी कि भाई बाकी सारे प्रोविजन लोग भूल जाएंगे, डेप्रिसिएशन में ही घुसे रहेंगे। इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इनकम टैक्स वालों ने बोला भाई इतनी सिरदर्दी हम नहीं लेंगे, 180 डेज से ज्यादा है तो पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, 180 डेज से कम है तो आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से वो ठीक नहीं है। मैंने अगर 30 दिन एक एसेट को यूज किया तो डेप्रिसिएशन 30 दिन का मैं P&L के अंदर डालूंगा। अकाउंटिंग कंसेप्ट यही बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि अगर आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर लेते हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। वैसे भी डेप्रिसिएशन की अगर बात कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन कोई एक्चुअल खर्चा नहीं होता है। अपोर्शनमेंट ऑफ योर असेट, एक आपने खर्चा कर दिया, लमसम में कोई असेट खरीदी, उसका अपोर्शनमेंट आप ईयर ऑन ईयर करते हो, तो वही हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो इसीलिए हमको यहाँ बाइफरकेट करना पड़ता है, मतलब जो असेट आपने खरीदी उसमें से कितनी असेट मोर देन 182 डेज है, तो हमने 84,433.94, ये एक्चुअल एग्जांपल है, बाकी डिटेल्स नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये रियल एग्जांपल है। ये जो डेटा सारा आप देख रहे हो डेटा बिल्कुल रियल है। तो 180 डे से ज़्यादा की एसेट हमारी उसकी वैल्यू ये है, 180 डे से कम की वैल्यू ये है। सेकंड हमारा प्लांट एंड मशीनरी, तो 180 डेज से ज़्यादा ये और 180 डेज से कम ये। उसके बाद थर्ड हमारी आ गई एयर कंडीशनर, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर ये आ गई हैं। डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, यानी कितनी एसेट आपने सोल्ड की है या कितनी रेजिडुअल वैल्यू आप माइनस कर रहे हो, तो वो आप यहाँ माइनस कर दोगे। उसके बाद आपका टोटल आ जाएगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये आप ले सकते हो, ये रेट वैसे मैंने आपको दिए हुए हैं, ये सारे रेट्स हैं आपके, तो बाकी आप गूगल पर डाल के भी ये सारे रेट्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40%, 50%, 40% आपका डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा और आपका क्लोजिंग WDV आ जाएगा 31/3/2022 में 22 का, ये WDV हमारा आ जाएगा। और नीचे मैंने ब्लॉक ऑफ असेट को यहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ है। ये देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हो 84,433, ये कैसे आया? ये हमारा कंप्यूटर था 84,433 का, और उसके बाद ये लैपटॉप था। तो कंप्यूटर और लैपटॉप ये दोनों कहाँ क्लासिफाई किए हैं हमने? कंप्यूटर के अंदर। ये रहा ब्लॉक मैंने बाद में बनाया हुआ है, तो ये कंप्यूटर वाले ब्लॉक में दोनों के दोनों गए हैं। फिर फ़ोन एंड एसेसरीज और एयरपॉड्स हैं, आईपैड है और एप्पल की पेंसिल है। अब आप समझ रहे होगे किसकी बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ मैं, नहीं समझे? चलो तो फिर नहीं समझे तो फिर मेरी वीडियोस नहीं देखते हो आप। उसके बाद एयर कंडीशनर, वेबकैम है और DSLR है, ये एयर कंडीशनर में गया। बाकी ये दोनों आपके प्लांट एंड मशीनरी में हमने पुट कर दिए हैं, और ये इसके ब्लॉक का टोटल हमने यहाँ ऊपर डाल दिया है। तो इस तरीके से आपको WDV निकालनी होती है। अब ये WDV अब नेक्स्ट ईयर जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग WDV मेरी ये बन जाएगी, और करंट ईयर का जो है वो डेप्रिसिएशन मेरा टोटल कितना आएगा? 72,583 का डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ये आएगा। अब अगर यही डेप्रिसिएशन मैं अपनी बुक्स में भी क्लेम कर लेता हूं तो भाई ना तो मेरा कोई डेफर टैक्स की कैलकुलेशन आएगी और ना ही इनकम टैक्स के अंदर मेरा कोई डिसअलाउंस आएगा, तो मेरा दोनों जगह मक्खन ही मक्खन हो जाएगा। तो बट ये अप्रोप्रिएट इतना नहीं होता है, मैंने आपको बताया। इनकम टैक्स वाले थोड़ा सिंप्लीफाई करने के चक्कर में इसको जल्दी जल्दी में ले गए। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो है अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन होती है। मैं चाहूँ तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ, बट मेरे कंप्लायंसेस वहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकली कैसे काम होता है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए आपको इनकम टैक्स वाला जो मेथड है वो फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए तो कंपनीज एक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन निकालना
पड़ेगा। आशा करता हूं गाइस आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है डेप्रिसिएशन। दो मेथड होते हैं, दोनों मेथड हमने डिटेल में समझे, एक्सेल के अंदर सारी डिटेल्स हमने समझी। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर। और अगर जीएसटी आईटीआई टीडीएस को सीखना चाहते हो 31 अक्टूबर को ऑफर खत्म हो रहा है, एनरोल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।